हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे और क्लास 12 की एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों के पास फिर से हाजिर हूँ। और आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट मैं सिखाऊंगा, आप लोगों को काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। तो बच्चा पार्टी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपा करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपका पूरा सिलेबस का ओवरऑल सिलेबस फॉर योर बोर्ड 12 CBSE लेवल का एक एक क्वेश्चन मैं एक एक वीडियो के अंदर डाल सकूं और आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो बच्चा पार्टी अपने आप को मेरे साथ जोड़ लीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आज का टॉपिक की मैं शुरुआत करता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। बच्चा मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू आपको पोटेंशियल निकालना सिखाया है, 2 केसेस बताए थे। तो जिन्होंने ये पिछले दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं हमारे इस टॉपिक के, वो जा करके देख ले, उसके बाद में इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा क्लियर होने वाला है। तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट से पहले मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बताई हैं। एक तो मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल पोजीशन में, एक बताया था एक्सियल पोजीशन में। तो एक्सियल पोजीशन में और क्या होता था और इक्वेटोरियल पोजीशन में तो 0 निकल के आता है। ये चीज़ें आप लोगों के जहन में होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चा पार्टी मैंने कोई डायपोल ले लिया, सपोज करो एक हमारे पास कोई डायपोल है, ये हमारे पास कोई डायपोल है जो कि एक -q चार्ज से मिलके बना है और दूसरी तरफ +q चार्ज है। बच्चा ध्यान देना जरा, एक तरफ -q चार्ज है, एक तरफ +q चार्ज है। सेंटर इसका O है और सेंटर O से कोई r डिस्टेंस पर मैंने कोई एक पॉइंट यहाँ पर सपोज करो r ले लिया है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। हमने यहाँ पर एक पॉइंट r लिया जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पर है, कहाँ से, सेंटर से, और इस r पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बच्चा एक सीधी सी बात है कि अगर ये -q +q चार्ज से मिलकर के डायपोल बना है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी होगा वेक्टर p और उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी, -q से +q चार्ज की तरफ। ये सब जानते हो, इंटेंसिटी वाले केस में सीख चुके हो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है इन द डायपोल। क्लियर। अच्छा, अब इस वेक्टर p को मैंने ये मान लिया कि जो r पॉइंट था ये O के साथ में थीटा एंगल बना रहा था। कितना बना रहा था? थीटा एंगल। अब वेक्टर p को मैं 2 कंपोनेंट में अगर बांटूं तो एक कंपोनेंट अगर ये कर दिया मैंने वेक्टर p1 और दूसरा कंपोनेंट अगर ये कर दूं इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री पर, तो ये हमारा वेक्टर p2। अच्छा ध्यान देना, मैंने वेक्टर p के 2 कंपोनेंट बांट दिए, एक तो वेक्टर p1 दूसरा वेक्टर p2। वेक्टर p1 क्या है बेटा, ये एक्सियल पोजीशन पे पड़ रहा है, एक तरीके से पॉइंट इसी लाइन पर बैठा हुआ है। तो इस वाले p1 की वजह से जो भी कॉन्सेप्ट वर्क करेंगे वो हमारे कौन से काम करेंगे बेटा, एक्सियल लाइन वाले। और p2 ये इक्वेटोरियल लाइन पर बन रहा है क्योंकि ये देखो परपेंडिकुलर लाइन है। अगर इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये हमारा क्या है, पॉइंट इसके जस्ट परपेंडिकुलर यहाँ से है। तो बेटा यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो ये 2 चीज़ें थोड़ी सोचने वाली है। तो पहले मैं वेक्टर p को 2 कंपोनेंट में बांट रहा हूँ, तो मैं वेक्टर हटा के अगर p1 की बात करूँ तो यहाँ से p1 = हमारा क्या बन जाएगा भाई, ये थीटा है तो ये बन जाएगा p cos थीटा। जिस साइड एंगल होता है उस साइड कंपोनेंट बांटते समय मैं cos लेता हूँ। ठीक ऐसे ही अगर p2 की बात करूँ तो p2 बन जाएगा p sin थीटा। ये 2 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, इनकी जब जरूरत पड़े तब इनको हमें पटकना है। ठीक है बच्चा। अब हम दोनों p1 और p2 दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो जब p1 की वजह से निकालेंगे, p2 की वजह से निकालेंगे तो v1 कर देंगे, v2 कर देंगे और दोनों रख के ऐड करा देंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात जरा यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं p1 की वजह से निकालने जा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेक्टर p1 की वजह से जब निकालने जाऊंगा तो मैंने v1 कर दिया है, फार्मूला क्या होगा, 1/4πε0। और क्या होता है बेटा, p/r² होता है। क्या होता है फार्मूला, p/r²। तो जब p1 की वजह से निकाल रहे हो तो p ना होकर के p1 आएगा और अपान में r² जो आता है, ये तो r डिस्टेंस यही है तो ये तो r² बना ही रहना है। क्वेश्चन नंबर कौन सी पड़ गई, फर्स्ट पड़। भाई याद करो, ये इक्वेटोरियल लाइन की बात नहीं हो रही, एक्सियल की बात हो रही है। एक्सियल में हमारा होता क्या था, सब जानते हो। एक्सियल में क्या होता था, p/r² आता था 1/4πε0 के साथ में मल्टीप्लाई होकर के, तब हमारा पोटेंशियल बनता था। अच्छा वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
वेक्टर P2। जब वेक्टर P2 के लिए बात करेंगे तो मैंने P2 कर लिया बेटा, ये तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन पर पड़ रहा है। वेक्टर P2 और पॉइंट को अगर मैं मेजर करें तो ये जस्ट परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो B1 क्लियर है, B2 क्लियर है। अच्छा, अब ओवरऑल यहाँ से V क्वेश्चन जब निकालना चाहेंगे, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट R, बोल सकता हूँ मैं, लिख दूँ ये लैंग्वेज, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट R। अगर नेट पोटेंशियल की बात करूँ तो V क्वेश्चन हमारा B1 प्लस P2 बनेगा। तो B1 और B2 वैल्यू डालो। B1 हमारा कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कितना है? P1 अपान R स्क्वायर, और प्लस का B2 तो 0 ही बन गया है। अच्छा, P1 की जगह पर मैं P cos थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? तो V क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P की जगह पर क्या आएगा? P1 की जगह पर P cos थीटा अपान में बेटा कितना पहले से ही R स्क्वायर बैठा हुआ था। तो बेटा किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो हम V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R स्क्वायर का यूज कर सकते हैं इस फार्मूले का। तो बच्चा पार्टी, ये दो स्पेशल केस था किसी भी पॉइंट के लिए। तो जो दो स्पेशल केस मैंने इक्वेटोरियल के लिए और एक केस मैंने आपको एक्सियल लाइन के लिए बताया है, चला चेक कर लेते हैं थीटा की वैल्यू डाल के। एक्सियल के लिए थीटा 0 होगा कि नहीं होगा? महसूस करो, एक्सियल के लिए थीटा क्या होगा? 0। तो केस फर्स्ट की बात करता हूं मैं। एक्सियल लाइन में इफ थीटा इक्वल्स टू 0, अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डाल दिया जाएगा तो V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में बेटा P cos थीटा है तो cos 0 वैल्यू तो 1 होगी, तो P/R स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यही एक्सियल के लिए बात थी। अब अगर इक्वेटोरियल के लिए बात करोगे, केस सेकंड इधर बना दे रहा हूँ, तो केस सेकंड की अगर मैं बात करूंगा तो V इक्वल्स टू केस सेकंड में हमारा थीटा कितना 90 होगा इक्वेटोरियल के लिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos 90, और अपान में कितना है? R स्क्वायर। cos 90 वैल्यू 0 होती है बेटा, तो V इक्वल्स टू हमारा कितना बन गया? आ गया 0 आ गया। तो ये स्पेशल केस था किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से फाइंड करना है तो आप ये सारा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आपको मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया भी है, PDF भी आप लोगों को दे दी, मैंने नोट्स भी बनवा दिया है। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ इसी कहानी को। तो बच्चा पार्टी इक्वल पोटेंशियल सरफेस एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए है। इसके बाद में अभी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखा। एक वर्ड आता है इक्वल पोटेंशियल सरफेस। बेटा इक्वल पोटेंशियल सरफेस होती क्या है? ये थ्योरेटिकल है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है आपका। तो इक्वल पोटेंशियल सरफेस नाम से ही आप देखो, इक्वल पोटेंशियल कहने मतलब कि इक्वल पोटेंशियल हो, और एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, वो सरफेस इक्वल पोटेंशियल सरफेस बोली जाती है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुने। एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सेम है, इक्वल है, तो वो सरफेस इक्वल पोटेंशियल सरफेस बोली जाती है। क्लियर सी बात है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पूछ देता है, जैसे एग्जाम में आपसे पूछ देगा व्हाट डिफाइन इक्वल पोटेंशियल सरफेस एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। तो इक्वल पोटेंशियल सरफेस तो आपका क्लियर हो गया कि एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, इक्वल पोटेंशियल सरफेस होता है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मैंने यहाँ पर लिख भी दी है, इनको मैं एक्सप्लेन भी किए दे रहा हूँ एक बार। कह रहा है कि नो बर्डन इज मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्वल पोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब कि किसी भी इक्वल पोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई टेस्ट चार्ज अगर लेके जाए तो कोई भी हमें वर्क नहीं कराना पड़ता। क्यों नहीं कराना पड़ता? क्योंकि भाई वर्क का फार्मूला क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? VA माइनस BV इक्वल्स टू डेल्टा W अपॉन Q0 होता था। अब ये और ये VA माइनस BV कहने का मतलब जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक मैं गया हूँ, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस। यार जब इक्वल पोटेंशियल है तो जितना A पर उतना B पर, तो ये तो 0 बन गया। जब ये 0 बन गया तो पक्का है कि डेल्टा W भी हमारा 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई मारने के बाद। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है इक्वल पोटेंशियल में एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होती है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्वल पोटेंशियल सरफेस के। बड़ा सा लॉजिक है। एक हमारे पास सपोज करो कोई स्पेयर है, इस स्पेयर में हमने ये पार्ट ले लिया इक्वल पोटेंशियल सरफेस के, ये सरफेस लिए हमने पूरी इक्वल पोटेंशियल है, सेंटर पर +Q चार्ज सोर्स चार्ज बना रहा है,
आर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा, और जहाँ पर पोटेंशियल सेम है तो ये सरफेस बन गई इक्को पोटेंशियल सरफेस। और इस सरफेस में बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। अंदर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो बाहर की तरफ, अगर सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव है तो अंदर की तरफ, लेकिन जस्ट परपेंडिकुलर होगी। तो एक चीज़ हम ये भी बोल सकते हैं कि इक्को पोटेंशियल सरफेस से हम क्या जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट स्टेप है आपका कि कभी भी दो इक्को पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करा सकती हैं। पॉइंट नोट किया जाए, बड़ा पॉइंट है कि कोई भी दो इक्को पोटेंशियल सरफेसेस हो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कराती हैं। तो बच्चा पार्टी इस चीज़ प्रॉपर्टीज़ का और इक्को पोटेंशियल सरफेस का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके बाद में कुछ और कहानी बढ़ाता हूँ। हाँ तो बच्चा पार्टी अब बात करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, और ये कई तरीके से आपको निकालनी है। 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा, लेकिन आपका मेन टॉपिक यही रहने वाला है। आगे लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं। तो कई चार्जेस हों, चार्जेस का एक सिस्टम बना हुआ हो और आपसे पूछ दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अगर कोई 2 चार्जेस हैं, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, अगर कोई 2 चार्जेस पास पास रखे हुए हैं तो उन सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चा ध्यान देना, माना कि एक हमारे पास कोई एक चार्ज है Q1 ले लिया, प्लस है माइनस अभी मतलब नहीं है। एक चार्ज ले लिया Q2, ये ए पॉइंट लिया है, ये बी पॉइंट लिया है। बात मेरी समझना, लॉजिक एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप तरीके से। एक हमारे पास Q1 है, एक हमारे पास Q2 है, 2 पॉइंट है ए और बी। अब करना क्या है कि अगर बाई चांस ये ए पॉइंट पर Q1 चार्ज होता, Q2 ना होता बी पॉइंट पर, तो एक बात बताओ बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। अगर ये डिस्टेंस मैंने आर ले लिए तो बताओ जरा, दिमाग लगाओ भाई। अगर ए पॉइंट पर Q1 चार्ज रखा होता, ये सोर्स चार्ज की तरीके से वर्क करता, तो बी पॉइंट जो आर डिस्टेंस पर है ए से, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता जरा बताओ भाई। इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की बात करें तो V इक्वल्स टू हमारा क्या बनेगा, या वी भी बोल दें, वी इक्वल्स टू हमारा सीधा सा बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्या होता है सोर्स चार्ज Q1 और अपान में क्या डिस्टेंस R। तो नंबर 1 डाल सकता हूं मैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट चार्ज। उसकी वजह से मैंने बी पॉइंट पर निकाल लिया। अब बेटा कोई एक हमने इनफाइनाइटी से एक कोई Q0 चार्ज लिया, और Q0 चार्ज लेकर के Q0 की जगह पर जैसे टेस्ट चार्ज Q0 लेते थे, मैंने Q2 कर लिया, और Q2 लेकर के मैं इनफाइनाइट से बी तक आया हूँ। तो लाने में एक बात बताओ वर्क डन कितना करना पड़ेगा। लाने में वर्क डन का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो इनफाइनाइट पर तो तुम्हारा 0 होगा, तो 0 माइनस यहाँ से अगर बेटा बात करूँ तो बी पर मैं लेकर के आया हूँ, तो बी माइनस इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना था 0, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस बना है। और यही वस्तु हमारा जो वर्क डन है ये वर्क डन, और अपान में बेटा क्या होता है जिस चार्ज को मैं लाया हूँ। जैसे मैं जब कराया था इस डेरिवेशन को, तो मैं Q0 को लाता था तो मैं नीचे Q0 रखता था, अब मैं Q2 को लाया हूँ तो डिनोमिनेटर में हमारा Q2 आने वाला है। तो यहाँ से बी इक्वल्स टू हमारा कितना बन गया, डेल्टा W अपान Q2। नंबर 2 पड़ गई क्वेश्चन। अब बच्चा फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो ये भी बी है, ये भी बी है, तो दोनों को उठाकर अगर मैं इक्वल कराऊँ तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, डेल्टा W अपान Q2 इक्वल्स टू डेल्टा W अपान Q2 इक्वल्स टू हमारा यहाँ उधर से कितना बन जाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में Q1 अपान R। Q2 उठ के इधर अगर आ जाएगा तो डेल्टा W इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में ये भाई Q2 आएगा तो Q1 इंटू Q2 अपान में कितना है R है। ये हमारा वर्क डन निकल के आया। अच्छा एक बात और तुम्हें बता दो, जो भी चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ता है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में तब्दील हो जाता है। बात तो सुनना, जो भी हमें वर्क डन करना पड़ता है किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, वो इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में तब्दील हो जाता है। क्यों, वर्क डन और एनर्जी दोनों की यूनिट जूल, दोनों एक दूसरे के समतुल्य है। तो यही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी U बना देता है। तब U इक्वल्स टू हमारा बन के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। ये बच्चा पार्टी
कोई दो चार्जेस हो किसी डिस्टेंस पर रखे हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपके सामने है। इसके साथ लीजिए, फिर ऐसे ही अगर तीन चार्जेस रखे हो तब क्या होता है वो मैं बात करता हूँ। हाँ तो बच्चा भाई अगर तीन चार्जेस रखे हो, सपोज करो एक चार्ज हमारा ये Q1 है, एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज हमारा Q3 है, ये तीन सोर्स चार्ज टाइप के रखे हुए हैं, तो ये चार्जेस को एक सिस्टम बन जाता है। तो इन सिस्टम Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस हैं, इसकी वजह से इन तीनों इतने पूरे का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये बताना है आपको। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी आपने फार्मूला देखा कि दो चार्जेस के मिड में 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R होता है। तो अब देखो ये तीन चार्जेस है, तो सबके मिड में पहले तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी। सपोज करो ये मैंने V1 ले ली, ये सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये मैंने U1 ले लिया, ये मैंने U2 ले लिया और ये मैंने U3 ले लिया। तो अब तीनों निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी हमारी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी हो, वर्क हो, ये सब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्या होता है डायरेक्ट अलजेब्रिक सम हो जाता है इनका। तो पहले मैं U निकालने के लिए सीधे से जाऊंगा, तो U अगर निकालूंगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, U1 प्लस U2 प्लस U3, सीधी सी बात है। ऐसे कई सारे चार्जेस हो तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 इस टाइप में। तो अब जरा वैल्यू डालो सबकी। तो U1 का मतलब क्या हुआ, U1 का मतलब है कि ये भूल जाओ Q3 चार्ज, इन दोनों चार्जेस के मिड में U कितना काम कर रहा है। अभी फार्मूला डिराइव किया था, कितना था 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R, ये तो U1 हो गया। U2 की बात करूं तो U2 Q2 और Q3 के बीच में है, तो 1/4πε0 और इंटू में Q2 Q3 और अपान में R, फिर प्लस। अब बेटा Q3 और Q1 के बीच की बात करूंगा तो 1/4πε0 और इंटू में क्या Q3 Q1 अपान R, ये बनना है। या ये R बोल सकते हैं, ये मैंने R अभी लिखे हैं, ये R सेम नहीं है। ये वाली R मैंने 1 2 मान ली है, ये R 2 3 मान ली है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये R3 1 मानी है। तो यहाँ पर R1 2 आना है, 2 3 आना है और यहाँ से 3 1 आना है। बचा इनमें सब में से अगर हमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो 1/4πε0 कॉमन मिल गया। जब ये कॉमन चला गया तो बचा क्या, पिटारे में क्या बचा भैया, Q1 Q2 अपान R12। कहने का मतलब R12 का मतलब ये एक डिस्टेंस बिटवीन द Q1 एंड Q2 चार्ज, क्लियर। इसके बाद फिर प्लस लग गया, यहाँ से ये चीज़ चली गई, क्या बचा Q2 Q3 अपान R23 प्लस भैया ये भी गया, क्या बचा Q3 Q1 अपान R31। बस यही हमारे किसी सिस्टम की वजह से अगर हमें कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ जाए तो आप इस जड़ी बूटी का यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर कई सारे चार्जेस हों तो सबके बीच में अलग अलग निकाल के सबका मैं अलजेब्रिक सम करा दूंगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस क्लियर हो जाएगी। बच्चा पॉइंट इस बात को जरा ध्यान से देखिए और जल्दी से इसके साइड लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद में एक हेडिंग और है बस, उसके बाद में चैप्टर समाप्त होने वाला है। हाँ तो बच्चा पॉइंट इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक डेरिवेशन है, बड़ा प्यारा सा है। तो कहने का मतलब हमारे पास कोई एक सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरीके से ये हमने कंसीडर कर ली। कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी कैपिटल ई है और डायरेक्शन ये है। अब इसी में हमें कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल लगना है और उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो बच्चा हमने कोई डायपोल लिया, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है और हमने कंसीडर कर लिया कि ये डायपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए रखा है। कितना एंगल बेटा, थीटा एंगल बनाते हुए रखा है, तो डायपोल पर फोर्स तो अप्लाई होगा ही होगा। और जब डायपोल की जो लेंथ है हमारी 2L है, इस जिसमें L इस साइड है, आधी बढ़ गई, L इस साइड बढ़ गई, ये हमारी 2L लेंथ थी, ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है। बेटा जब इस पर टॉर्क वर्क करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट में हमने मान लिया कि इसको घुमाने में जब इलेक्ट्रिक फील्ड घुमाएगी तो टॉर्क भी तो वर्क करेगा। तो एक वर्ड आता है टॉर्क, ये जिसको नहीं पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के चैप्टर की वीडियोस देखे तो वहां से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बताया था टॉ इक्वल टू हमारा होता है PE sin थीटा। जो टॉर्क वर्क करता है इलेक्ट्रिक डायपोल पर वो हमारा कितना होता है, टॉ इक्वल टू PE sin थीटा। ये नंबर 1 डाल के मैं छोड़ सकता हूँ, ये टॉ का एक फार्मूला है PE sin थीटा। अच्छा, इसको इनफाइनाइट से थीटा एंगल पर घुमाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है या जो टॉर्क
एक होता है ये टार्क जो वर्क डन करना पड़ता है, ये वर्क डन, तो वर्क डन को मैं DW लिए ले रहा हूँ छोटे से पार्ट का, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना भी हो, ये एंगल थीटा है, मैंने d थीटा ले लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना भी हो, तो वर्क डन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है ये भी टॉर्क होता है। फिर से बात को समझो, क्या कि किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराने के लिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद रोटेट कराती है, तो रोटेट कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको घुमाना चाहती है, लेकिन इसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमें जो वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन और जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें देना है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों का जो रेशियो होता है दैट्स आल्सो कॉल्ड टॉर्क। क्लियर? टॉर्क से डिनोट करा दिया, नंबर सेकेंड डाल दिया, आए हाय दोनों चीजें मिल गई, बराबर करा दो। तो जब दोनों को हम इक्वल कराएंगे तो dw/d थीटा इक्वल टू हमारा PE साइन थीटा आएगा बेटा। क्लियर सी बात है? अच्छा PE साइन थीटा आ चुका है, dw इधर ही रखा, d थीटा उधर ले गए, तो dw ये छोटा सा पार्टिकल है, वर्क डन का छोटा सा पार्ट लिया है, तो कितना है PE साइन थीटा, साथ में हमारा d थीटा है। हमने ओवरऑल दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करा दिया, तो ये तो ओवरऑल वर्क बन गया, लेकिन इधर जो एंगल जो मैंने रोटेट कराया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने θ1 से θ2 तक दिया है। कहाँ से कहाँ तक दिया बेटा? लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाई कि हमें दो कोई एंगल पता है, एक θ1 और एक θ2, θ1 से घुमाना है, θ2 तक ले जाना है, तो लिमिट लग गई θ1 से θ2। बच्चा P और E कांस्टेंट की तरीके से बाहर निकल आएंगे। क्यों? ये डायपोल मूवमेंट है, ये तो कांस्टेंट ही है, और E पहले ही बोल रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैपिटल E भी बाहर हो गया। अब इंटीग्रेशन में बचा क्या? θ1 से θ2 और बचा है साइन थीटा d थीटा। बच्चा मैथ लिए हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या बन जाता है? माइनस कॉस थीटा। क्या बन जाता है बच्चा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या बनता है? माइनस कॉस थीटा। मैं लिख सकता हूँ, तो W इक्वल टू हमारा क्या बन गया? PE, और माइनस जो आया मैंने पहले लगा दिया, ये बन गया कॉस थीटा, और इसकी लिमिट लग गई θ1 से लेकर के θ2 तक। तो यहाँ से वैल्यू डाल दो, जैसे मैं इंटीग्रेशन कराता हूँ उसी अंदाज में करा रहा हूँ। तो W इक्वल टू हमारा बनेगा माइनस का PE, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चाहो तो आप इतना ही छोड़ सकते हो, अगर नहीं छोड़ना चाहो तो माइनस साइन अंदर फिट कर दो, तो PE, ये कॉस तो कॉस बना ही रहा, ये अंदर माइनस जाएगा तो थीटा, सॉरी मैंने गलती कर दी बेटा, यहाँ से कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 बनेगा, ये चीज आएगी भाई। थीटा ही तो नहीं बदलना है ना, थीटा के बाद θ2 माइनस θ1 होगा, अपर लिमिट डालते हैं और माइनस करा के हम लोअर लिमिट कराते हैं तो ये हो जाएगा। अब जब माइनस अंदर ले जाएंगे तो हमारा एक कॉस θ1 माइनस का था, ये बन जाएगा कॉस θ1 प्लस का, और इसी के साथ में ये जो प्लस का था ये बन जाएगा कॉस θ2 माइनस का। यही बेटा आपका जो वर्क निकल के आया है dw वर्क इक्वल टू, यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी U में तब्दील हो जाएगी, और U इक्वल टू बन जाएगा PE, और पिटारे में कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यही बच्चा पार्टी आप लोगों का किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का यही फार्मूला है। बस आपको एंगल देखना है, P आपका कांस्टेंट होगा, E आपका कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगी। एंगल देखना है कि किस एंगल से किस एंगल तक हम रोटेट करा रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, धड़ाक से तुरंत पोटेंशियल एनर्जी दूर पड़ी होगी। तो बच्चा पार्टी जल्दी से इसका एक्शन चार्ट ले लीजिए, फिर मैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिलेशन अब आपको देखना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चा दोनों के फार्मूले से रिलेटेड आप एक झलक मार भी सकते हैं, एहसास भी कर सकते हैं इस चीज़ को, तो थोड़ा महसूस करिएगा। मैंने कोई एक पॉइंट लिया, ए पॉइंट लिया, और इस पॉइंट पर मैंने कोई क्यू चार्ज रखा। ए कोई पॉइंट लिया है जहाँ पर मैंने क्यू चार्ज रखा है। इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर कोई हमारा एक बी पॉइंट है, और इनफाइनाइट पर जाने के बाद में यहाँ पर इनफाइनाइटी से एक कोई टेस्ट चार्ज में क्यू नॉट को इनफाइनाइट से बी तक लाने वाला हूँ। बात को मेरी समझना भाई, रिलेशन में चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो बी पॉइंट हमने ले लिया है आर डिस्टेंस पर कोई क्यू चार्ज से, तो इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जब दोनों पता होंगी तभी तो रिलेशन निकाल पाओगे। बात को मेरी फिर से समझो, इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, दोनों जब पता होंगे तभी आप बी पॉइंट पर आप दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं, हमको एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिए हैं जो इनफाइनाइट से उठा करके हम बी पॉइंट तक लाए हैं।
तो बेटा अगर लाए हैं तो वर्क भी करना पड़ा होगा, तो जो वर्क करना पड़ा वो वर्क मैंने डेल्टा डब्ल्यू लिया है, ये वर्क डन, और वर्क डन के साथ में अपान में टेस्ट चार्ज लाए हैं क्यू नॉट। इन दोनों का जो रेशियो है वही हमारा बनेगा बी बी माइनस वी इनफाइनाइट। वी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये तो जीरो ही होता है। बात को समझो, मैंने अभी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया, वही चीज़ मैं फिर से करा रहा हूँ। क्यू नॉट को मैं इनफाइनाइट से उठा के लाया, बी तक लाया, चलो इनफाइनाइट को मैंने सी पॉइंट ले रखा है, तो यहाँ से बी बी माइनस बी सी कर दें थोड़ी देर के लिए, तो बी सी तो जीरो है, तो बी बी इक्वल्स टू हमारा डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट आ चुका है। और करके अगर मैं चाहूँ तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकता हूँ क्यू नॉट इंटू वी बी, नंबर 1 डाल के छोड़ सकता हूँ। बात को समझो, ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया गया वो भैया यही है। अच्छा, इतना करने के बाद में अब एक बात बताओ, वर्क डन का फार्मूला में एक बात और जानते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता, बताओ भाई। वर्क डन का एक फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू ही है, फोर्स हमारा क्या है, फोर्स हमारा हमने वेक्टर एफ मान लिया है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर तक हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में एंगल भी आएगा, पर जरूर स्केलर है, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर हैं, और दोनों का प्रोडक्ट इस तरीके से कराना है कि स्केलर आए तो पक्का एक स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब ए डॉट बी का प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दें अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, एफ आर कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो थीटा कहाँ पर क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो बच्चा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो बीच का एंगल कितना 180 डिग्री बना कि नहीं बना, बताओ। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। थीटा की जगह पर मैं 180 डालूंगा, क्लियर है बात, डालू। तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू हमारा क्या बन जाएगा, एफ आर कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, सब जानते हो -1 होती है, तो बन गया माइनस का एफ आर, और ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा डब्ल्यू की। क्वेश्चन नंबर मैंने सेकेंड डाल दी। दोनों तरीके से मैंने वर्क डन निकाला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, और दूसरा मैंने क्या, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके फार्मूले से। दोनों चीज़ों को उठा के मैं बराबर कराना चाहता हूँ, तो जब मैं बराबर कराऊंगा ये भी वर्क डन है, ये भी है, तो बेटा यहाँ से क्या बन जाना है आपका, माइनस एफ इंटू आर इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू वी बी। बी पॉइंट का पोटेंशियल, बी बी को मैंने बी ले लिया, तो इंटू में मैंने बी करा दिया, भाई बी बी की जगह पर मैंने बी रख दिया। अब ये क्यू नॉट उठा कर अगर इधर लाऊं, माइनस उठा कर उधर ले चलो, तो ये एफ अपान क्यू नॉट इक्वल्स टू में माइनस उधर लगा दिया, तो माइनस का वी, और आर अपान में गया तो माइनस का वी अपान आर, और एफ अपान क्यू नॉट फोर्स अपान टेस्ट चार्ज, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी। बच्चा ध्यान करो, फोर्स अपान टेस्ट चार्ज यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी। तो ई इक्वल्स टू हमारा बन के आ गया माइनस का वी अपान आर। यही रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो बच्चा पार्टी इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब इस चैप्टर के बाद में नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, कैपेसिटेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे कई तरीके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और भी कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स हैं। मज़ा आने वाली है, तो जुड़े रहिए, इंतजार करिए मेरी अगली वीडियो का, और इस वीडियो को तगड़े से पढ़ के जो भी डाउट्स हैं लाइव क्लासेस में आप लोग क्लियर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आर्यभट्ट।